ओके, चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और ये बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? फटाफट से पहले बताओ जल्दी से सबके सब। परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और ये बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? फटाफट से पहले सबके सब। और ये बताइए। चलिए, तो साथियों आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और मैं आपका हरीश भैया, देखिए साथियों आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही बढ़िया आज के हमारे सेशन के साथ में। देखिए हम लोग यहाँ पे पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, वी टॉक अबाउट दी पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट को समझ लिया है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इनको जरा समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि हमने क्या 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 चीजें पहले पढ़ डाली अभी तक हमने किस किस को पढ़ लिया है। उसके बाद मैं आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए बढ़ाने वाला हूं। देखिए हमने साथियों यहाँ पे बकल कैविटी की शुरुआत की थी। मैंने आपको देखिए साथियों यहाँ पे बकल कैविटी जिसको हम यहाँ पे मुख गुहा बोलते हैं, तो मैंने आपको मुख गुहा के अंदर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा दिए। मैंने देखिए साथियों आपको यहाँ पे मानव की जो जीभ होती है, जो मानव की जो टंग होती है, उसके बारे में साथियों बता दिया था कि हमारे टंग में क्या होता है। मैंने देखिए मानव के जो दांत थे उनके बारे में बता दिया। हमने साथियों यहाँ पे सलाइवा के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम क्या करेंगे कि सलाइवा के अंदर जो थोड़े से एंजाइम्स होते हैं, इनके जो कंसेप्ट होते हैं इनको समझेंगे, है कि नहीं। और फिर मैं आज आपको देखिए साथियों सलाइवा के बाद हम पढ़ेंगे साथियों यहाँ पे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस मतलब जिसको हम यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रासनरी बोलते हैं। और ग्रासनरी के बाद साथियों हम यहाँ पे अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे स्टमक के बारे में। स्टमक मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? तो मैं आपको ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। और बहुत बढ़िया तरीके से हम जो चीजें हैं साथियों वो यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है सर, बायोलॉजी की ई बुक अभी तक नहीं दी है आपने? अच्छा, बायोलॉजी की ई बुक अच्छा इस वाले सिस्टम की नहीं मिली है। मैं बेटा टीम से बात करता हूँ, और अगर नहीं हुई तो मैं अभी आज ही अपलोड करवा दूंगा इसको। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर जैसे अभी अपलोड नहीं हुई है तो जस्ट क्लास की बात ही मैं अपलोड करवा दूंगा, मैं खुद दिखूंगा, लेकिन क्लास के अंदर तो बेटा बोल नहीं सकता मैं आपसे, है ना। चलिए तो शुरू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखिए साथियों यहाँ पे इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं बहुत ही बड़ी तरीके से। हैव अ लुक ऑन दिस। बहुत प्यारे प्यारा कंसेप्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। आइए देखिए, हमने यहाँ पे सलाइवा के बारे में पढ़ लिया था। हमने साथियों ये पढ़ लिया था कि सलाइवा के अंदर यहाँ पे लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और तीन तरह की हमारे पास में लार ग्रंथियां होती है, जिसे बोलते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और यहाँ पे मैंडिबुलर। और इनसे यहाँ पे सलाइवा का निर्माण होता है। सलाइवा के अंदर साथियों बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाचन क्रिया की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? सबसे पहले साथियों पाचन क्रिया की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो वो होती है साथियों हमारे कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहां पचता है? तो ये सबसे पहले साथियों पचता है सलाइवा के अंदर। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसको देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैं बताऊं साथियों कि अक्सर हमारे सलाइवा के अंदर, हमारे लार के अंदर साथियों एक यहाँ पे एक पदार्थ और मिलता है जिसका नाम है लाइजोजाइमे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये लाइजोजाइम क्या चीज होती है, इसको समझिए ध्यान से। हमारी जो लार होती है ना बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें साथियों पाया जाता है लाइजोजाइम। अब ये लाइजोजाइम काम क्या करता है सुनो। आप जब यहाँ पे बाहर में खाना खाते हैं, टिक्कियां खाते हैं, कोई भी यहाँ पे बाहर का खाना खाएंगे, तो बाहर के खाने में साथियों प्रदूषण की मात्रा, साथ ही साथ यहाँ पे हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आप ये जानते हैं ना कि जो यहाँ पे बाहर का खाना होता है वो ज्यादा मात्रा में साथियों शुद्ध तो होता नहीं, उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें ऐसा जो अशुद्ध खाना होता है उससे लड़ने की जिम्मेदारी हमारे शरीर में किसकी होती है? लाइजोजाइमे की होती है। तो लाइजोजाइमे जो होता है हमारे शरीर में आने वाले जो खाने में बैक्टीरियाज हैं, हानिकारक जो पदार्थ हैं, उनको यहाँ पे मारने का काम करता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें? ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जरा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो बता रहा हूं सुनो। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग यहाँ पे जब टिक्की पी रहे हैं, और टिक्की के अंदर जो स्वाद आता है बेटा वो मसालों का नहीं होता है, वो तो अपने हाथ डाल के जब ऐसे घुमाए जाते हैं, ये जो हाथ लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हाथ लगाए जा रहे हैं, उससे जो तुम्हें टिक्की पिलाई जा रही है उसका स्वाद आता है।
तो मैं लिटरली बता दूं साथियों, इनमें बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए साथियों पाया जाने वाला पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम। ये क्या करता है, मुंह में आने वाले बैक्टीरिया को मारकर हमारे दांतों की और मसूड़ की सुरक्षा करता है। या सीधी सीधा आप ये कह दीजिएगा कि खाने के अंदर यहाँ पे आने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, उनको खत्म करने का जो काम है वो लाइसोजाइम के द्वारा किया जाएगा। क्लियर सारी बातें। तो ये बात आप समझ गए कि लाइसोजाइम जो होती है वो कहां मिलती है साथियों, वो मिलती है लार के अंदर, सलाइवा के अंदर। ये सीधी सीधे फैक्ट है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोलो हाँ या ना। चलो उसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पे बात कर रही है। देखो मैं आपको क्या बताऊं, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं ताकि आप यहाँ पे हर बात को समझ पाएंगे। बेटा आप लोगों से एक बात मैं और कहना चाहता हूं, प्लीज सुनो ध्यान से। वो ये है कि मैं ना, आपको पता चल चुका होगा कि मैं जब क्लास लेता हूं तो मैं क्लास के बीच में साथियों किसी प्रकार से ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं। मुझे आपके सारे के सारे कमेंट्स शो हो रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता क्योंकि फिर जो बच्चे रिकॉर्ड देखते हैं उनको दिक्कत आती है। तो जब मैं लास्ट में बात करूंगा ना आपसे क्लास के बाद में, तब आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है सारी सारी? आ जाओ अब जरा यहां पे देखो, क्वेश्चन देखिए पूछा कि हमसे एग्जामिनेशन में, बताओ भैया कि हम जब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में कि लार में एंजाइम में होता है, क्या होता है लार के एंजाइम में। तो लार के एंजाइम में साथियों पाया जाती है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है सुनो। क्या लार में साथियों लाइगेज होता है? नहीं होता। प्रोटीज होता है? नहीं होता। इसमें कौन सा मिलेगा? इसमें साथियों मिलता है, देखिए एमाइलेज। क्या मिलता है? एमाइलेज मिलता है। और लार के अंदर सबसे पहले किसका पाचन होता है बताओ? तो लार के अंदर साथियों सबसे पहले यहाँ पे पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है वो सबसे पहले लार में किया जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सबके सब जल्दी से, कि हमारे, हम जब बात करते हैं तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। देखो हमारे शरीर में साथियों ये जो कंठ वाला पार्ट होता है, ये जो गले वाला पार्ट होता है, इस गले वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इसको साथियों कहा जाता है वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन भी बन जाता है कि सर ये जो गले में पाया जाने वाला पार्ट होता है, जो कंठ वाला पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सारी की सारी बातें मैंने समझा दी है। अब आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही प्यारा तरीका, वो जरा समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि हम देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे सलाइवा के बारे में, लार के बारे में, तो लार के बारे में मैंने ये बता दिया था कि लार जो होती है साथियों वह हमारी बहिस्रावी ग्रंथि से निकलती है। मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इनके अंदर देखो यहाँ पे नलिका पाई जाती है। सिंपल सी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया ये बता दो, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर क्या नलिका पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उनको देखो ध्यान से। सर हमारे शरीर के अंदर जो यहाँ पे सेलिब्री ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां बोलते हैं। इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको साथियों हम यहाँ पे एबनर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनर ग्रंथि। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ इनको क्या कहा जाता है साथियों, तो इनको यहाँ पे एबनर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये दूसरा नाम है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है कि किन ग्रंथि को हम यहाँ पे एबनर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो एबनर ग्रंथि साथियों कहा जाता है यहाँ पे लार ग्रंथियों को। अब जो पॉइंट है उनको सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताओ साथियों इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी पीएच वैल्यू होती है यहाँ पे 6.8 के आसपास। मतलब ये कैसा है? ये हल्का सा एसिडिक होता है, हल्का सा बेसिक होता है। तो भैया आप कहेंगे सर ये हल्का सा कैसा होता है? देखिए एसिडिक होता है। मतलब हम जब बात करते हैं सलाइवा के बारे में तो इसका साथियों यहाँ पे हल्का सा अम्लीय, हल्का सा क्षारीय है। तो ये हल्का सा हमारे पास में अम्लीय हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा जो भोजन होता है वो हल्का सा अम्लीय बन जाता है। क्लियर सारी बातें? अब आप एक बात बताओ, आप जब यहाँ पे सूखी रोटी को चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो सूखी रोटी जो होती है वो यहाँ पे सूखी रहती है, फिर गीली गीली हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर हम जब किसी भोजन को डालते हैं तो मुंह के अंदर जाने के बाद साथियों जो भोजन होता है हमारा वो थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है। सही बात है भैया? तो जो भोजन हल्का सा गीला गीला हो गया है इसी को कहा जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे भैया बोलस क्या चीज होती है, कि आप जब यहाँ पे मुंह के अंदर भोजन को डालते हैं तो भोजन जो होता है हल्का सा गीला गीला हो जाता है। मतलब लार से मिला हुआ जो भोजन होता है, सलाइवा से मिला हुआ जो भोजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलस बोलते हैं। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? मतलब हमारे जो सलाइवा के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको डिटेल से बता दिए। यहां तक किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो ये सारा का सारा फैक्ट है जो मैंने बता दिया, इसमें गलतियां मत करना, ठीक है। सर एबनर क्या है?
इसी का यहाँ पे दूसरा नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसी ग्रंथि को हम यहाँ पे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसी ग्रंथि का साथियों यहाँ पे एक तरह का जो दूसरा नाम होता है, अदर नेम जो होता है, वो हम यहाँ पे एबनर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ बताओ सबके सब। चलिए अब कुछ एनिमेशंस के थ्रू यहां पे चीजों को समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट आने वाला है। देखो भैया, आपको मैं एनिमेशन के थ्रू यहां पे चीजें बताने वाला हूं। देखो भैया सबके सब बोर्ड पे आ जाओ। अब हुआ क्या, देखिए हमारा जो खाना है ये ऊपर से सरकता हुआ नीचे आएगा। अब ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, इस पाइप को बेटा नाम दिया जिसे बोलते हैं फूड पाइप। इस पाइप को साथ में क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और इस पाइप के बाद जो हमारा भोजन होता है वो कहां जाता है, देखिए स्टमक में जाता है, दिखाई दिया आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा सर कि हमारे यहाँ पे जो ग्रास नली होती है, जो फूड पाइप होती है, इस फूड पाइप के अंदर यहाँ पे किस तरह की गति होती है, किस तरह का मोशन होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पूछा गया एग्जामिनेशन में, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भोजन की जो नली होती है, भोजन की जो नली होती है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसमें यहाँ पे संकुचन और प्रसरण होता है। इस गति को साथियों हम क्या बोलते हैं, तो इस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। अब हम कहेंगे सर ये पेरिस्टालिसिस होती क्या है, ये पेरिस्टालिसिस होती क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करना बहुत ही बढ़िया। देखो आप इस डायग्राम को जरा नोटिस करो, फिर से नोटिस करना इस डायग्राम को। आप नोटिस करो कि खाना जो ऊपर से नीचे आ रहा है, आप नोटिस करना चाहते हो कि यहां पे हमारी जो फूड पाइप है ये लगातार फैल रही और सिकुड़ रही है, फैल रही सिकुड़ रही है, बोलो हाँ या ना। तो हमारी यहाँ पे जो फूड पाइप में लगातार फैलना सिकुड़ना होता है, फैलना सिकुड़ना होता है, इसी गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। मतलब आपको बताऊं कि यहाँ पे जो फूड होता है वो एकदम से नीचे नहीं जाता, वो धीरे धीरे नीचे जाता है। सर ऐसा कब फील होता है, मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पलेशन में। आप मान लो कि आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तो शादी पार्टी में जाने के बाद आप इतना मोटा पनीर का पीस ले लो और इतना मोटा पनीर का पीस एकदम से खा लो। अब ये बताओ कि इतना मोटा पनीर का पीस जब खा लोगे तो एकदम से नीचे जाएगा या फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। आप कहेंगे सर हमें जो पनीर का पीस है ना वो धीरे धीरे नीचे जाता फील होगा। अरे यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, धीरे धीरे फील होगा, वो धीरे धीरे नीचे जाता है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि नहीं, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे जो गति हो रही है, यहां पे जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यहां पे पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। तो ये जो मैंने गति बता दी वो कौन सी गति है, क्रमानुकुंचन गति के नाम से जानी जाएगी। ये सिंपल सा फैक्ट है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि सर ईसोफेगस में होने वाली गति कौन सी होती है, तो आंसर है क्रमानुकुंचन गति होती है। अब मैं कुछ कंसेप्ट है जो बताने वाला हूं, उस कंसेप्ट को जरा समझो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो यहाँ पे नजर आने वाला। बेटा हैव अ लुक ऑन दिस, क्योंकि अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सबके सब यहाँ पे देखो, आप समझ जाओगे कि भैया के पास में यहाँ पे ड्रॉइंग स्किल्स जो है वो बहुत तगड़ी है, और भैया की ड्रॉइंग स्किल्स के आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझ पाओगे। देखो मैं यहाँ पे ना सत्य देखो एक इंसान की बात करूंगा, सुनो सुनो, हैव अ लुक ऑन दिस प्लीज, क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। फाउंडेशन बैच को साथियों मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, तो आप प्लीज यहाँ पे मेरे साथ को जरा समझो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को। देखो ठीक है, हैव अ लुक ऑन दिस। देखो ये हमारे पास में देखो एक छोटा सा मैंने डायग्राम है जो बना दिया। अब आप नोटिस करना कि इसमें एक चीज आपको मिलेगी। सर यहां पे देखो नोज है, तो नाक के द्वारा जो हवा है वो इस प्रकार से आती है। देखो ये नाक है, तो नाक के द्वारा देखिए हवा हम इस प्रकार से लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप नोटिस करना कि यहां पे हमारा मुंह बनेगा, तो मुंह के द्वारा साथियों जो नली है वो इस प्रकार से आएगी, ये हमारी फूड पाइप होगी। अब एक पॉइंट पे आके दोनों के दोनों देखो मिल जाएंगे। क्लियर सारी बातें, जल्दी से बताओ। एक पॉइंट पे आके दोनों के दोनों मिल जाएंगे, मतलब नाक भी मिल जाएगी हमारी, और हमारा जो मुंह है वो भी मिल जाएगा। सही बात है भैया। अब होगा क्या, इसके बाद साथियों एक हिस्सा आता है, एक हिस्सा ऐसा आएगा कि एक जो पाइप होती है वो जाती है यहाँ पे फेफड़ों में, और एक नली जो होती है साथियों वो जाती है हमारी कहां पे, स्टमक में। कहां जाती है, स्टमक में। आप यहां पे समझने का प्रयास करना ऐसे। ये जो डायग्राम मैं समझा रहा हूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है साथियों हमारे नोस से आने वाले रास्ता, जिसे बोलते हैं नाक से आने वाला रास्ता। ये साथियों हमारे मुंह से आने वाला रास्ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ कि यहां पे दो नली बनी है, एक होती है साथियों जिसको बोलते हैं ग्रास नली, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। देखो एक होती है हमारे पास में कौन सी पाइप, यहाँ पे फूड पाइप, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाएगा। और एक होती है साथियों हमारे पास में विंड पाइप। क्या होती है, विंड पाइप होती है। ये आप यहां पे समझोगे,
जिसको हमने एक नाम दिया साथियों यहाँ पे श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। क्या ये छोटी सी बात आप समझ गए? तो एक होती है, साथियों हमारे पास में यहाँ पे श्वास नली। चलो अब अपने ये बात को जरा समझना कि हमारे पास में दो प्रकार की यहाँ पे चीजें हैं जो बन जाएंगी। अब ये बताओ कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना, वो कहां जाना चाहिए? आप कहेंगे सिंपल सी बात है, जो खाना होगा वो कहीं पर भी यहाँ पे विंड पाइप में नहीं जाएगा। हमारा जो भोजन होता है वो सीधी सीधी कहां जाना चाहिए? हमारा जो साथियों सारा का सारा भोजन है वो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहां पे? फूड पाइप के अंदर। बोलो हाँ। अगर गलती से भोजन हमारा विंड पाइप में चला जाए तो क्या होगा सर? फेफड़ों में खाना चला जाएगा, और फेफड़ों में खाना जाएगा तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। आप समझ गए छोटी सी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि हम जब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? विंड पाइप के बारे में, फूड पाइप के बारे में, तो इनको रोकने के लिए कोई ना कोई पार्ट तो होगा। तो यहाँ पे साथियों पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। सर ये एपिग्लोटिस क्या चीज होती है? इस एपिग्लोटिस का बेटा काम होता है कि विंड पाइप को और फूड पाइप को अलग अलग करना। आप समझ गए छोटी सी बात को? मैं वही पॉइंट है जो आपको बताने वाला हूं। मतलब हमारा जो भोजन होता है साथियों वो कभी भी यहाँ पे विंड पाइप में नहीं जाता। वो कहां पे जाता है? श्वास नली में नहीं जाती, वो जाती है ग्रास नली में। तो इसको रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसको रोकने का जो काम होता है साथियों वो किया जाता है एपिग्लोटिस के माध्यम से। किसके माध्यम से? एपिग्लोटिस के माध्यम से। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ सर ये एपिग्लोटिस क्या होती है? तो एपिग्लोटिस साथियों एक तरह का यहाँ पे जंक्शन है। क्या है? जंक्शन पॉइंट है। और ये क्या करता है साथियों? एपिग्लोटिस जो क्या करता है, विंड पाइप को फूड पाइप से अलग कर लेता है। सर कैसे कर लेता है, किस तरह से करता है? इसको देखो, बहुत प्यारा एनिमेशन बताऊंगा, हैव अ लुक ऑन दिस। यहाँ पे एनिमेशन से देखो, ये हमारे पास में एपिग्लोटिस है। अब ये एपिग्लोटिस काम कैसे करता है? ये लगातार खुलता बंद होता रहता है, देख पा रहे हो? तो एपिग्लोटिस में क्षमता क्या होती है? लगातार खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। अब कैसे होगा? देखो यहाँ पे हमारा खाना आ रहा है, खाना जैसे ही हमारा नीचे आएगा, ये एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस बंद हो गया। बोलो हाँ। देखो एपिग्लोटिस बंद हो गया, और एपिग्लोटिस के बंद होने से क्या हुआ कि जो खाना है ये विंड पाइप में ना जाके कहां जाता है? बताओ। ये एपिग्लोटिस के बंद होने से जो खाना होता है वो विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में जाता है। ठीक है, आप समझ गए? तो क्वेश्चन बनता है कि खाने को यहां पे श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है? तो खाने को श्वसन नली में जाने से बेटा रोकने का जो काम होता है वो एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। क्या इतना सा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया? सबके सब बताओ जल्दी से एनिमेशन के माध्यम से। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको हर एक चीज को डिटेल से पढ़ा रहा हूं कि हमारा भोजन कभी भी यहां पे नहीं जाता। अब सुनो, ये एपिग्लोटिस जो होती है ना, ये हम जब बोलते रहते हैं तो लगातार खुलती रहती है। तभी बोलते हैं साथियों कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते होता क्या कि हमारी जो एपिग्लोटिस होती है वो लगातार खुलती रहती है। अब मान लीजिए आप खाना खाते खाते बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी सी एपिग्लोटिस खुली रह गई, तो थोड़ा सा भोजन जो होगा वो हमारा कहां जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा। और जैसे ही खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, हमें आता है ठसका। क्या आता है? ठसका आता है, ठसा आता है। ऐसे करते बोलते हैं वो खाना चला गया, खाना चला गया। अब ये पे ठसका मार देते हैं तो वो ठसा आ जाता है। सर एपिग्लोटिस को एपिग्लोटिस ही बोलते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हिंदी इंग्लिश में एपिग्लोटिस के नाम से ही जानते हैं, ये आपको मैं बता दूं। इसे हम सही कहें तो श्वसन द्वार पालक कहा जाता है, लेकिन आप इसे हिंदी में एपिग्लोटिस ही पढ़िए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने बता दी एपिग्लोटिस के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एपिग्लोटिस के बाद जो खाना है वो कहां जाने वाला है? तो भैया खाना हमारा जाएगा सीधी सीधे कहां पर? बताओ जल्दी से। तो खाना हमारा जाएगा कहां पे? ग्रास नली से। कहां पर? ग्रास नली में। और ग्रास नली से कहां पे जाएगा? बताओ जल्दी से। तो ग्रास नली से बेटा जाएगा हमारे पास में अमाशय के अंदर। ठीक है, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको मैंने सारी की सारी बातें बताई। सर ट्रैकिया क्या होता है? बेटा ट्रैकिया अभी नहीं पढ़ेंगे, ट्रैकिया हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ट्रैकिया पढ़ेंगे हम लोग कहां पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वही क्वेश्चन देखिए पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? सुनो ध्यान से। क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा पूछा गया, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास में क्या आएगा? बताओ। क्वेश्चन आएगा ये। क्वेश्चन ये है साथियों कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के जंक्शन पर, सुनो, तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के जंक्शन पर यहां पे एपिग्लोटिस पाई जाती है। हिंदी इंग्लिश में नाम इसका एपी होता है, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस होती है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? बताओ जल्दी से सबके सब। मैं देखो बता चुका हूं आपको, हर एक कंसेप्ट की जो प्रैक्टिस है वो मैं कराऊंगा इस क्लास के अंदर, डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम लगता है फाउंडेशन में मुझे, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूं, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप यहां पे समझना। बताइए,
कि क्या होता है यहाँ पे एपिग्लोटिस, ये यहाँ पे भोजन को ग्रसनी में भेजता है, ये भोजन को साथियों यहाँ पे ग्रसनी में भेजेगा, ये श्वसन नली का मार्ग बंद करता है ताकि भोजन उसमें ना जाए, भोजन नली को खोलता है, ये लार का निर्माण करता है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसका सत्य आंसर साथियों बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। मैंने बता दिया था आपको ध्यान से कि जो ये क्या करता है एपिग्लोटिस, ये श्वसन नली को मतलब ट्रैकिया को बंद करता है। देखो ट्रैकिया आ गई। आप में से एक बच्चा पूछा था यहाँ पर ट्रैकिया क्या होती है, तो ट्रैकिया का साथियों मतलब होता है सीधे सीधे हम जब बात करते हैं तो यहां पे श्वसन नली को बंद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ट्रैकिया को बंद कर देगा ताकि भोजन जो होता है उसमें ना जाए। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ट्रैकिया को लेके छोटा सा कंसेप्ट और बन सकता है, उसको भी सुन लो ध्यान से। आ जाओ, यहां पे हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। ये चल क्यों नहीं रहा आज? इसमें दिक्कत क्यों आ रही है थोड़ी सी? चलो देखो, अब एक चीज को और सुनो बेटा, गले के अंदर यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं। तो गले में छल्ले क्यों मिलते हैं? क्योंकि कुछ चीजें हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। ठीक है सर, फेरिक्स क्या होती है? बेटा रुक जाओ, मैं बताऊंगा फेरिक्स क्या होती है। सब्र करोगे थोड़ा सा, आपको हर एक चीज मिलेगी। काहे तुम परेशान होते रहते हो यार? तुम्हारे जल्दी पूछने से मैं पहले तो बता नहीं दूंगा, है ना। जरा यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गले में साथियों छल्ले पाए जाते हैं, सही बात है। देखो होता क्या है कि हमारी जो गर्दन होती है ना साथियों, ये बहुत ही ज्यादा लचीली होती है। अब आप गर्दन की बात करते हैं तो गर्दन बहुत ज्यादा लचीली भी है और बहुत ज्यादा मुलायम भी है, थोड़ी सी सख्त भी है कि नहीं। तो गले के अंदर हम जब बात करते हैं बेटा, तो गला इतना भी मुलायम नहीं है कि कहीं पे भी चला जाए, कैसे भी हो जाए, और इतना ज्यादा सख्त भी नहीं है। तो ये हड्डी जितना मजबूत नहीं है और मांसपेशी जितना मुलायम नहीं है। और ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है साथियों? उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेजस बोलते हैं। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी नाक होती है, हमारा गला होता है, हमारी जो यहाँ पे त्वचा होती है, त्वचा नहीं, नाक कान गला, ये किससे बनता है? ये कार्टिलेजस से बनता है, जिसे उपास्थियां बोलते हैं। चलो अभी हम ना कंसेप्ट को समझेंगे धीरे धीरे। आ जाओ, ये क्वेश्चन जो दिया गया है साथियों, ये बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट है, इसको बताओ जल्दी से। हम जब बात करते हैं बेटा देखिए बोलस के बारे में, यहाँ पे काइम के बारे में, और यहाँ पे काइल के बारे में। अब ये जो फैक्ट होता है ये बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत शानदार फैक्ट है कि हम जब बात करते हैं सर ये क्या चीज होगी, सुनो आपको मैं बता दूं बेटा। देखो जब हम बात करते हैं बोलस के बारे में, काइम के बारे में और काइल के बारे में, ये क्या चीज होती है? सुनना, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। देखो बोलस होता है जब यहाँ पे सलाइवा के साथ मिला दिया जाता है, जब भोजन को सलाइवा के साथ मिला दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, है कि नहीं? आप जरा समझो सर, 18th का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए तो होगा, सही बात है। तो बोलस होता है साथियों लार के साथ मिला देना, मतलब यहाँ पे पहले का साथियों पहला वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अच्छा, काइम क्या चीज होती है? जब यहाँ पे स्टमक के अंदर, सुनो ध्यान से, जब स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक रस होता है जिसको हम अग्न्याशयिक रस बोलते हैं, तो अग्न्याशयिक रस के साथ मिला देना, इसे बोलेंगे साथियों पॉइंट नंबर 2। तो हमारे पास में ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा। आप सीधे सीधे समझो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया है कि बोलस होता है साथियों लार के साथ में, काइम बनती है हमारे पेट में अमाशय के अंदर, और जो काइल बनती है साथियों ये बनती है छोटी आंत में। कहां बनती है? छोटी आंत में। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। और 1 2 3 कहां पे दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है साथियों हमारे ऑप्शन नंबर बी में। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि यहाँ पे बोलस कहां बनता है? सर बोलस बनता है हमारे मुंह के अंदर। अच्छा, काइम कहां बनती है? हमारे अमाशय में, स्टमक के अंदर। अच्छा, काइल कहां पे बनती है? तो काइल बनता है साथियों हमारे छोटी आंत में। कहां बनती है? छोटी आंत में। बस ये बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी है, ठीक है। अब आते हैं भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कंसेप्ट के ऊपर। अब हम आदि को आज की कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे, कतई जाहिर तरीके से जो कंसेप्ट हमारा होने वाला है। अब आपकी शुरुआत करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब अभी तक भी हमने चीजें पढ़ी हैं, दम से पढ़ी हैं, लेकिन अब मैं जो कंसेप्ट है वो बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा, और जो हम देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको पहले ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अमाशय के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको ना पहले स्टमक के बारे में कुछ बातें हैं जो डिटेल से बताने वाला हूं। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो हम यहाँ पे साथियों किसकी बात करेंगे? तो अब देखिए साथियों, मैं सीधी सीधे यहाँ पे टॉपिक शुरू करूंगा, जो है हमारा पहले स्टमक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारा अमाशय है। और ये जो अमाशय है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पहले भी 2-3 चीजें मैंने बता दी है, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। क्वेश्चंस जहां से ज्यादा बनते हैं हम वहां पे ज्यादा पहले फोकस करेंगे। आ जाइए, हम देखिए पहले बात करते हैं बेटा अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में, और फिर इसकी प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगा। देखो हैव अ लुक ऑन दिस। आप ये बताओ मुझे
कि सर हमारा जो भोजन हमने खाया, तो ये भोजन जो होता है ये कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, ग्रास नली में। अच्छा, ग्रास नली में कौन भेजता है, एपिग्लोटिस भेजता है। तो एपिग्लोटिस के बाद जो ग्रास नली में भोजन आएगा वो कहाँ जाएगा, वो भैया जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर। क्लियर सारी बातें। अब आप नोटिस करो कि सबसे पहले अमाशय में जो भोजन गया, तो अमाशय के अंदर जाने के बाद जो भोजन होता है वो टूट जाता है। मतलब सबसे पहले जो फूड होती है वो कहाँ पे टूटती है, मेन रूप से वो टूटती है स्टमक के अंदर। और सबसे मेन जो पाचन क्रिया होती है वो कहां पे होती है, अमाशय में होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते 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 हमारा पेट भर जाता है। तो अगर आपसे पूछे बताइए कि पेट का भरना किसे कहा जाता है, तो पेट का भरना वास्तव में साथियों अमाशय का भरना होता है, जिसे बोलते हैं स्टमक का भरना होता है। क्लियर सारी बातें। तो अमाशय का भरना किसका भरना है साथियों, स्टमक का भरना होता है। ये अमाशय का भरना मतलब पेट का भरना होता है। आप समझ गए। अब मैं ना स्टमक के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, सुनो, हैव अ लुक ऑन दिस। तो स्टमक की बात करते हैं तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट पूछेंगे, भैया बताओ ये कहां पे पाया जाता है साथियों। तो ये पाया जाता है हमारी उदर गुहा में। कहां मिलता है, उदर गुहा में मिलता है। सर उदर गुहा क्या होती है, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, बेटा सुनो सबके सब ध्यान से, हैव अ लुक ऑन दिस। आ जाओ इधर, भैया की स्किल्स देखो, भैया तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक इंसान के शरीर की बात कर दूं, देखो ये हमारे पास में एक इंसान का शरीर होता है, इस प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंसान के शरीर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, आप देख पाओगे। ये देखो साथियों, इसकी जो छाती वाला पार्ट मिलेगा, सुनो, इसके अंदर ये जो छाती वाला पार्ट मिलेगा, चेस्ट वाला पार्ट मिलेगा। इस चेस्ट वाले पार्ट को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। हिंदी में साथियों से क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं वक्ष वाला पार्ट। ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख पा रहे हो ना, जिसे बोलते हैं पेट वाला पार्ट, इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं, उदर गुहा बोलते हैं। क्लियर सारी बातें। तो ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। समझ आ गई छोटी सी बात को, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपसे पूछें भैया ये छाती के नीचे पाया जाने वाला ये जो पेट वाला पार्ट होता है, जिसमें पेट हमारा मिलता है, उसे बोलते हैं उदर गुहा, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहां मिलेगी साथियों, उदर गुहा में मिलती है। अच्छा, उदर गुहा में कहां मिलती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड मिलती है, सुनो। तो ये साथियों पाई जाती है यहाँ पे बाईं तरफ। कहां मिलती है, बाईं तरफ मिलती है। इस बात को जरा समझना। मतलब उदर गुहा के अंदर भी ये कहां पे पाया जाता है साथियों, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। क्लियर है सारी बातें। पहली बात यहां पे क्लियर हो गई है कि स्टमक कहां पे मिलेगा, तो स्टमक साथियों पाया जाता है उदर गुहा में। कहां पर, दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो आंसर बाईं तरफ मिलता है। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। चलो अब अगर मैं ऐसे देखिए बात करता हूं इसकी लंबाई के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी साथियों लंबाई तकरीबन तकरीबन होती है 30 सेंटीमीटर। अच्छा भैया इसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ मतलब हम जब बात करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है साथियों फिक्स नहीं होती। इसकी चौड़ाई जो होती है वो हमारी फूड पर डिपेंड करती है। क्या करती है, फूड पर डिपेंड करती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है साथियों वो यहाँ पे भोजन पे डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा भोजन करोगे उसकी चौड़ाई उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। पहले छोटा सा है, जितना ज्यादा खाना खाओगे ये उतना ज्यादा चौड़ा होता रहेगा। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, गलती मत करना, बहुत ही बढ़िया जो फैक्ट है बन जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है सारी बातें। ठीक है, इसके अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि सर इनके स्टडी को क्या कहा जाएगा, तो इनके स्टडी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो गैस्ट्रोलॉजी क्या चीज होती है, तो गैस्ट्रोलॉजी का संबंध होता है साथियों स्टडी ऑफ द अमाशय। अमाशय का जो स्टडी होती है उसको यहाँ पे चेंज अध्ययन किया जाता है गैस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब आप जरा कंसेप्ट को समझो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे टाइम चेंज कर दो, बेटा टाइम चेंज नहीं कर पाऊंगा। जो लाइव क्लास पढ़ सकते हैं लाइव क्लास पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में आके इसको रिकॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारा काम है, पढ़ने का काम करो, बाकी कोई हेडेक की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बेटा टंग की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है। आप समझ रहे हो, तो टंग की जो लेंथ होती है वो बदलती रहती है। अच्छा अब जरा एनिमेशन के थ्रू यहां पे समझो कि सर क्या क्या देखो एनिमेशन हो रहा है। अभी बताओ कि हमारा जो यहाँ पे अमाशय है, जो स्टमक है, इसमें साथियों यहाँ पे शेप जो है वो सेम रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है।
आप नोटिस करो कि इस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे अमाशय में गुड़ 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 की आवाज आ रही है। सही बात है भैया। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये लगातार फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। और इसी फैलने सिकुड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। इसी को कहा जाता है साथियों क्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन। कंफर्म है सारी बातें? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे होने वाली जो गति होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। और इसी क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से यहां पे होता है क्या बालक, कि भोजन हमारा बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, भोजन हमारा बड़ी आसानी से टूट जाएगा। किस गति के माध्यम से? क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से। अब आप में से क्वेश्चन बनेगा, भैया ये बता दो कि हमारे पास में जो अमाशय है, इस अमाशय में जो भोजन आ रहा है हमारा, तो भोजन हमारा टूटता है। सही बात है। अब भोजन यहाँ पे टूटता है, कौन सी प्रोसेस होती है? पाचन की क्रिया होती है। तो मुद्दा बनता है सर ये पाचन की क्रिया कैसे होती है, किस तरह से होती है, और यहाँ पे कौन कौन से पार्ट मिलते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, इन सभी छोटी छोटी बातों को मैं डिटेल से बताने वाला हूं। इन बातों को जरा यहाँ पे समझिए। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो यहाँ पे जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, इस बातों को जरा समझना। सर फेरिक्स लिरिक्स वॉइस बॉक्स का जो कंसेप्ट है सबमिट, बेटा फेरिक्स लिरिक्स और वॉइस बॉक्स में लास्ट में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। काहे टेंशन देता तुम लोग यार, मैं कोई चीज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। पहले हम यहाँ पे जो मेन मेन कंसेप्ट है वो समझेंगे। मैं फेरिक्स में, लिरिक्स में, वॉइस बॉक्स में जो डिफरेंस है बहुत डिटेल से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से। एक बालक में से बोला सर आप इतने रूड क्यों हैं? बेटा मैं रूड नहीं हूं बिल्कुल भी। चलो आ जाओ जरा यहां पे देखिए। अब मुद्दा बनता है सर कि हमारे पास में ये जो स्टमक बनती है, स्टमक के अंदर यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, और स्टमक के यहाँ पे पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है, इन पार्ट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उनको देखिए ध्यान से। बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट आने वाला है। देखो स्टमक के अंदर बहुत सारे पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले साथियों ऊपर की तरफ मिलने वाला ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। दिखाई दिया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये साथियों हमारे पास में बॉडी वाला पार्ट होगा। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट मिलता है इसको बोलते हैं कार्डियक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहला जो मिलने वाला पार्ट उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है? तो सबसे बड़े वाले भाग को साथियों बोलते हैं फंडस। सबसे नीचे यहाँ पे मिलता है जिसे बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। तो पाइलोरस की जब बात करेंगे तो पाइलोरस कहां मिलता है? सबसे नीचे वाले पार्ट में देखो मिलेगा। इसमें एक लास्ट में वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। तो ये हमारे यहाँ पे अमाशय के पार्ट है जो तोड़ दिए मैंने। आपसे पूछेंगे बताइए कि सर ये जो हमारे पास में स्टमक होती है, इस स्टमक की यहाँ पे आकृति कैसी होती है, मतलब शेप कैसा होता है? ये हमारे पास में स्टमक है। आप नोटिस करो कि अंग्रेजी का एक लेटर होता है साथियों जे। दिखाई दिया? तो क्या अंग्रेजी का लेटर जे है वो इसके शेप के बराबर मिल रहा है? बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? तो अंग्रेजी का जो लेटर जे होता है वो हमारे पास में स्टमक की जो आकृति वो देखने को मिलेगी। अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं ना बालक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्या फैक्ट है जो यहां से बन जाते हैं। देखो सबसे पहले साथियों हमारे पास मिलने वाला पार्ट है जिसे बोलते हैं कार्डियक। कौन सा? कार्डियक। सर कार्डियक कहां मिलेगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट में मिलता है। कोई ये जो पार्ट है कौन सा? कार्डियक है। बोलो हाँ या ना। इस कार्डियक की जब मैं बात करूंगा ना बालक, इस कार्डियक के अंदर यहाँ पे जो भोजन नली होती है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, तो ये ईसोफेगस आके मिलती है। आप देखो ये जो नली है वो कौन सी हमारे पास में? ग्रास नली होती है। इसी ग्रास नली को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे भोजन नली बोलते हैं। और जो ग्रास नली होती है वो कहां पे आके मिलती है भैया? वो मिलती है यहाँ पे कार्डियक वाले पार्ट में। अब यहाँ पे ना दरवाजा होता है साथियों, दरवाजा होता है। इस दरवाजे को साथियों बोलते हैं स्फिंक्टर। सुन लो सबके सब ध्यान से। यहां पे साथियों पाया जाता है दरवाजा जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि सर यहाँ पे पाए जाने दरवाजे को क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर का काम क्या होता है? इस स्फिंक्टर का साथियों काम होता है कि वापस यहाँ पे भोजन को ऊपर जाने से रोकना। सिंपल सी बात है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको डकार आती है, ये डकार आ रही है, तो डकार कब होती है? जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैस बनती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में साथियों यहाँ पे जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो स्फिंक्टर का रास्ता खुल जाता है। तो स्फिंक्टर के रास्ते खुल जाने से जो भोजन होता है, जो गैस होती है ऊपर आ जाती है, और गैस और भोजन के हाई प्रेशर से ऊपर आने पर क्या आती है? डकार आती है। समझ गए? तो डकार किस समय बोलते हैं? ओ। तो ये ओम का मतलब क्या है साथियों? हरिओम जो निकल रहा है अंदर से वो क्या है? वो इसलिए है ताकि अत्यधिक प्रेशर से यहाँ पे गैस और जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ आती है। क्लियर सारी बातें? तो यहाँ पे स्प्रिंटर लगे रहते हैं जो यहाँ पे भोजन को ऊपर जाने से रोकते हैं।
ठीक है, चलो फिर होता है हमारे पास में फंडस वाला पार्ट। फंडस वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे अमाशय का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो अमाशय के अंदर साथियों सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, लार्जेस्ट वाला जो हिस्सा होता है, इसी हिस्से को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं फंडस। अब आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो भोजन यहाँ पे आता है ना, वो फंडस वाले पार्ट में आता है। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं वो सारा के सारा कहां पे आके जमा हो जाता है, वो फंडस वाले पार्ट में आके जमा हो जाता है। तो पेट का भरना वास्तव में किसका भरना है, फंडस का भरना है। अच्छा, इसी फंडस के अंदर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसी फंडस के अंदर साथियों यहाँ पे पाचन क्रिया होती है। मतलब आप यहाँ पे कहेंगे कि सबसे पहले पाचन क्रिया की शुरुआत कहां पे हो जाती है हमारे शरीर में, मुख्य तौर पे तो फंडस वाले पार्ट में हो जाती है। कहने को तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पच जाता है पहले भी, लेकिन मुख्य तौर पे कहां पे होती है, फंडस में होती है। फिर हम जब बात करते हैं बॉडी वाला पार्ट, तो ये छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एट्रम की बात करते हैं। फंडस वाले पार्ट के बाद साथियों यहाँ पे जो भोजन होता है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में साथियों यहाँ पे मिलता है कौन सा वाला पार्ट, एंट्रम वाला पार्ट। एट्रम वाला पार्ट होता है जहां पे भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। मतलब हमारा जो भोजन है वो यहाँ पे टूट चुका है, और किस में टूट चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है। और फिर लास्ट में होता है पाइलोरस। तो पाइलोरस के माध्यम से होता क्या है साथियों, जो भोजन होता है ना, जो फूड होती है, उसको धीरे धीरे यहाँ पे छोटी आंत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे पाइलोरस के माध्यम से जो फूड होता है वो आगे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब आपको ये समझना है कि सर हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय होती है, अमाशय का काम क्या है, इसमें कैसे भोजन टूटता है, कैसे भोजन को यहाँ पे तोड़ा जाता है, किन एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है, वो सारी की सारी बातें हैं जो मैं डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। तो ये वाले फैक्ट हम जब यहां पे समझेंगे, आइए देखिए। अब एक फैक्ट को जरा समझना, क्योंकि अब जो मैं फैक्ट बता रहा हूं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहां पे दम से कराने वाला हूं। देखो आपको बताऊं कि हमारे स्टमक के अंदर, सुनो ध्यान से, तो हमारे स्टमक के अंदर साथियों यहां पे पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम। देखो सुनो, तो हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर ये एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम साथियों एक तरह के यहाँ पे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये हमारे पास में केमिकल पदार्थ होते हैं, ये हमारे पास में केमिकल पदार्थ होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। क्या करते हैं साथियों, जो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो ये भोजन को क्या करते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे कणों में, ठीक है। तो छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है साथियों एंजाइम्स के द्वारा। तो हमारे शरीर में साथियों बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो कहां मिलेंगी, ये मिलती है हमारे अमाशय के अंदर। अब अमाशय के अंदर ना बहुत सारी कोशिकाएं भी होती हैं। देखो तो यहाँ पे साथियों बहुत सारी सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के माध्यम से एक एसिड निकलता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में साथियों पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि अमाशय के अंदर पाया जाने वाला जो जूस होता है, जो स्टमक में पाया जाने वाला जूस होता है, इसको साथियों क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब एक फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। सर गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, तो साथियों इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 से लेके 1 के आसपास। मतलब सोचो इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। इसकी पीएच वैल्यू साथियों बहुत ही ज्यादा कम होती है, इतनी कम होती है कि ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो इसका साथियों जो नेचर है वो होता है यहाँ पे अम्लीय प्रभाव, और इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि इसमें अच्छी खासी चीजों को पचा लिया जाए। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बहुत ही खतरनाक यहाँ पे एक रस मिलता है जिसे बोलते हैं अमाशयिक रस। और इस अमाशयिक रस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में, HCl। ठीक है, क्या हमारे शरीर में नाइट्रिक अम्ल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे और कोई एसिड मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, यहाँ पे HCl पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि सर हमारे शरीर के अंदर जो अमाशयिक रस मिलती है जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है पानी, जो तकरीबन 99.3% के आसपास मिलेगा। फिर यहाँ पे पाए जाते हैं एंजाइम्स जो तकरीबन 0.2% के आसपास होते हैं। और यहाँ पे 3 तरह के एंजाइम सबसे ज्यादा मिलेंगे। सर 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, तो पहला मिलता है साथियों हमारे पास में पेप्सिन, दूसरा मिलता है कौन सा, लाइपेज, और तीसरा कौन सा, रेनिन। ये 3 तरह के एंजाइम हैं जो हमारे अमाशयिक रस में पाए जाएंगे। फिर यहाँ पे साथियों पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अमाशयिक रस में फिर क्या मिलती है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है।
साथ ही साथ इसमें बहुत सारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे क्लोराइड के जो पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉस्फेट भी होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे अम्ल भी मिल जाते हैं, तो वो इसमें भी पाए जाते हैं जो 0.001% के आसपास मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या क्या मिलता है बताओ? तो अमाशय के अंदर साथियों पाया जाने वाला जो जूस होता है इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है, फिर यहाँ पे एंजाइम्स हैं, और फिर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट कि जो गैस्ट्रिक जूस होती है इसकी पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे इसका किसका क्या काम होता है, कौन किसको डैमेज नहीं करता है, वो मैं आपको सारी सारी बातें बता रहा हूं। देखो ध्यान से, सर कार्डियक में स्फिंक्टर का फंक्शन तो कौन सा? बेटा देखो, कार्डियक में स्फिंक्टर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है बताओ? स्फिंक्टर्स बेटा खाने को ऊपर जाने से रोकते हैं। समझ में आ गई? छोटी सी बात, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत पेट भर के खाना खा लिया, तो ऐसा तो नहीं कि खाना वापस आपके मुंह में आ जाएगा। उसको रोकने का जो काम है स्फिंक्टर्स के द्वारा किया जाता है। गैस को रोकने का जो काम होता है वो स्फिंक्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब आपने अगर ज्यादा मात्रा में खाना खा लिया है तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कि जब इतना खतरनाक एसिड हमारे शरीर में मिलता है तो हमारा हमारा यहाँ पे स्टमक जलता क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? देखो अब इसको मैं रीजन बता रहा हूं, सुनो, बहुत प्यारा प्यारा रीजन है, जरा समझने का प्रयास करना, आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप ये नोटिस करो, क्या आपको यहाँ पे छोटी सी लेयर मिल रही है साथियों? आपको बताऊं, देखो स्टमक जो होता है, सुनो सुनो सुनो, देखो हमारे स्टमक के देखो नीचे साइड में सुनो, तो स्टमक के यहाँ पे नीचे की तरफ सुनो ध्यान से, स्टमक में कहां पे देखो? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक यहाँ पे परत मिलती है, सुनो, एक यहाँ पे लेयर मिलती है। किसकी लेयर मिलती है साथियों? तो यहाँ पे लेयर मिलती है किसकी? यहाँ पे म्यूकस की। किसकी? यहाँ पे म्यूकस की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि सर हमारे यहाँ पे स्टमक में किसकी लेयर मिलती है, तो आंसर म्यूकस की लेयर मिलती है। अब मुझे जरा बताओ कि जो म्यूकस होता है वो करता क्या है? तो म्यूकस की जो लेयर होती है साथियों वो हमारे एसिड से रक्षा करती है। सुनो, वो क्या करती है? यहाँ पे एसिड से रक्षा करती है। ये हमारे यहाँ पे स्टमक को बचाती है फ्रॉम दी एसिड। क्लियर सारी बातें? तो प्रोटेक्ट करती है किससे? फ्रॉम एसिड से। अब आप कहेंगे सर ये लेयर कैसे करती है? बेटा सिंपल सी बात है, ये जो लेयर होती है ना, ये लगातार यहाँ पे बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, और इस कारण से हमारे शरीर के अंदर ये जो एसिड होता है ये हमारे किसको नहीं जला पाता? बताओ जल्दी से। ये हमारे साथियों स्टमक को नहीं जला पाता। क्लियर सारी बातें? मतलब हमारे स्टमक के अंदर हमारे स्टमक को रक्षा करने के लिए यहाँ पे कौन सी लेयर मिलती है? तो आंसर यहाँ पे लेयर मिलती है, जिसे बोलते हैं कौन सी लेयर मिलती है बताओ? तो यहाँ पे लेयर मिलती है बेटा म्यूकस की। अब आपको मैं बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब आपने नोटिस किया होगा कि आप अक्सर यहाँ पे मिर्ची वाला खाना खाते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे जब यहाँ पे चटपटा खाना खाते हैं, मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तो कुछ फैक्ट बता रहा हूं, सुनते चलना सबके सब ध्यान से। यहाँ पे इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ सबके सब। आओ देखो, अब मैं जो फैक्ट बता रहा हूं बेटा, इसको जरा एनिमेशन के थ्रू तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। देखो देखो, आप ये नोटिस करोगे सर कि ये हमारे पास में स्टमक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये हमारे पास में स्टमक मैंने बना दिया। आप नोटिस करना चाहते हो इस स्टमक के अंदर मैंने एक लेयर बना दी, देखो छोटी सी प्यारी सी लेयर बना दी, दिखाई दी है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने यहाँ पे देखो एक लेयर बना दी है आपको इस प्रकार से। आपको स्टमक के अंदर ही अंदर एक पतली सी लेयर है जो यहाँ पे दिखाई देने वाली है। देखो ये लेयर है, आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई दी? तो को बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो साथियों लेयर है जो दिखाई देने वाली है। अब ये जो लेयर मैंने बना दी है इसी को हमने नाम दिया जिसे बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। अब आप जरा यहां पे समझना कितना मस्त कंसेप्ट है जो बताने वाला हूं मैं आपको। देखो यहां पे आपको 2 से 3 चीजें मिलेंगी। देखो ये साथियों यहां पे पाया जाने वाला HCl है, और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो इसमें एक जूस मिलता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस को ही साथियों मैंने नाम दिया यहां पे अमाशिक रस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और यहां पे साथियों पाए जाने वाली ये जो परत होती है इसको बोलते हैं म्यूकस की परत। क्या बोलते हैं? म्यूकस की परत बोलते हैं। इस म्यूकस की परत को साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर बोलते हैं। अब ये जो म्यूकस की लेयर होती है ना, ये हमारे स्टमक को जलने से बचा देती है। ठीक है, अब आप फैक्ट को समझो, बहुत प्यारा देखिए फैक्ट होता है। अगर मान लो कि सर आपके शरीर के अंदर अगर आप यहाँ पे ज्यादा मिर्ची वाला भोजन करते हैं, आप यहाँ पे साथियों हम जब बात करते हैं ज्यादा तेल वाला भोजन करते हैं, तो एक कंडीशन बनती है साथियों जिसे बोलते हैं एसिडिटी का हो जाना। अब आप मुझे ये बताओ कि एसिडिटी में क्या हो जाएगा? सुनो ध्यान से,
एसिडिटी में होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर साथियों HCl की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। बोलो, अब HCl की मात्रा बढ़ने से होता क्या है? तो HCl की मात्रा बढ़ने से साथियों जो म्यूकस वाली लेयर होती है, सुनो, तो म्यूकस वाली जो लेयर होती है वो यहां पे जल्दी खत्म हो जाती है। तो म्यूकस वाले लेयर के बेटा खत्म होने से होता क्या है कि हमें यहाँ पे जलन का एहसास होता है। आप समझ गए? तो आप कहेंगे सर हमें जलन क्यों बचती है, हमें यहाँ पे दिक्कत पैदा क्यों होती है? क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में एसिड बनेगा तो म्यूकस वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और जिससे हमें जलन का एहसास होता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसको यहाँ पे कम करने के लिए साथियों हम यूज करते हैं दो चीजों का। ठीक है, तो एक तो हम बेटा पीते हैं जिसे बोलते हैं इनो, एक तो हम यूज करते हैं किसको? इनो का, और एक हम यूज करते हैं किसका? यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। याद है आपको? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर, बताओ कि हम यहाँ पे एसिडिटी को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम साथियों यूज करते हैं दो चीजों का। पहला होता है यहाँ पे इनो का, दूसरा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। बोलो हाँ या ना? कंफर्म है सारी बातें? अब आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, ये दोनों के दोनों वास्तव में क्या है साथियों? तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे देखा जाए तो बेस होते हैं। बेस मतलब यहाँ पे क्षार होते हैं। अब आप कहेंगे सर कि इनो पीने से हमें आराम क्यों मिल जाता है? तो इनो के पीने से आराम इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जब भी हम एसिड की रिएक्शन, सुनो ध्यान से, जब भी किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं। तो एसिड बेस मिलके यहां पे किसका निर्माण करते हैं साथियों? देखो, नमक और पानी का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है वो क्या कहती है? इस रिएक्शन को साथियों बोलते हैं उदासीन क्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीन क्रिया बोलते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब होता है ये कि जब यहां पे एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं उसे बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। अब आप खुद ही सोचो कि यहां पे एसिड क्या हमारे पास में? एसिड है साथियों हमारे पास में HCl। मान लो बेस में क्या बनेगा हमारे पास में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल कि एसिड हमारे पास में HCl है और बेस हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा? तो यहां पे बनेगा साथियों NaCl और साथ ही साथ पानी बनेगा और जो पीएच वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी, तो पीएच वैल्यू भैया हमारी नॉर्मल हो जाएगी। आप खुद ही सोचो कि जब एसिड की मात्रा बढ़ती है, जब HCl की मात्रा घटती है, तो पीएच की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? तो पीएच की वैल्यू यहां पे कम हो जाती है। तो इस कारण से हमें जलन का एहसास होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना? अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनो सबके सब ध्यान से। आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान यहां पे ज्यादा मात्रा में साथियों प्रोटीन खाता है, सुनो, अगर कोई यहां पे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाता है साथियों, तो उसके यहां पे पेट में छाले पड़ जाते हैं। सुनो, तो उसके पेट में क्या पड़ेंगे? यहां पे छाले पड़ जाएंगे और इस पेट के छाले को हम एक नाम दिए जिसे बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है, बताओ कि सर अगर हम ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने से पेट में छाले पड़ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। तो अल्सर की समस्या कब होती है? जब आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। क्यों भैया? प्रोटीन खाने से क्या होता है? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने से HCl की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से सबके समझो कमेंट के अंदर। सर हमारे टंग पर भी तो म्यूकस होता है। बेटा वो होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हमारे पेट में जो पाया जाने वाला म्यूकस की परत होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अब मुद्दा बनता है सर, क्योंकि ये जो यहाँ पे अल्सर हुआ है ये किसके खाने से हुआ है? प्रोटीन खाने से हुआ है। तो इसलिए इससे क्या कहा जाएगा? इसे साथियों बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब जल्दी से बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर, क्या ये सारी की सारी बेटा बातें आपको यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी? बोलो हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए सारी की सारी बातें? बोलो जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर, क्या किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को? एनी वन ऑफ यू? सर वोमिटिंग कैसे होती है? बेटा वोमिटिंग का मतलब होता है कि जब आप यहां पे अपने भोजन को बाहर निकाल देते हैं। अभी वोमिटिंग वाला कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। बेटा खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट के अंदर वही मैं बता रहा हूं। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है इस कंसेप्ट के अंदर? जल्दी बताओ सबके सब, दिक्कत क्या है? एक बच्चा बोल रहा है सर कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जल्दी प्लीज बताओ फटाफट से। सर गैस्ट्रिक जूस अलग होता है क्या? बेटा गैस्ट्रिक जूस अलग नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही एंजाइम मिलते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही HCl मिलता है।
गैस्ट्रिक जूस को ही हम क्या बोलते हैं साथियों? तो गैस्ट्रिक जूस को ही हम सिंपल सी भाषा में अमाशय बोलते हैं, अमाशिक रस बोलते हैं। और इसी अमाशिक रस के अंदर क्या मिलता है बताओ? इसी अमाशिक रस के अंदर हम जब बात करते हैं साथियों, बाकी चीजें मिलती है। सर क्या इसे बाइल जूस बोल सकते हैं? नहीं, इसे बाइल जूस नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो अभी मैं आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है सर कि हमारे स्टमक में किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता? अब सुनो ध्यान से, बहुत ही बड़ी देखिए। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा साथियों कि यहां पे डाइजेशन इन स्टमक, देखो सुन लो सुन लो सुन लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर डाइजेशन इन स्टमक, कि स्टमक के अंदर किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता, ठीक है सुनो ध्यान से, कि हम जब बात करते हैं साथियों अमाशय के अंदर, तो अमाशय में किसका पाचन होता है और किसका पाचन नहीं होता। सुनते चलना, बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं कि सबसे पहले किसका पाचन होगा, किसका पाचन नहीं होगा। अब सुन लो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बालक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं यहां पे प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे किसका पाचन होता है साथियों? प्रोटीन्स का पाचन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि प्रोटीन का सबसे पहले जो पाचन है वो कहां पे होगा? तो प्रोटीन का सबसे पहले साथियों जो पाचन होती है वो होती है अमाशय में, ठीक है। अब प्रोटीन्स को कैसे तोड़ दिया जाएगा? तो प्रोटीन्स को हम तोड़ते हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहले प्रोटीन्स को भैया तोड़ा जाता है किसमें? देखिए पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ते हैं? पेप्टोन्स में। तो सबसे पहले यहां पे तोड़ते हैं किसमें? के पेप्टोन्स में। सुनो, तो प्रोटीन्स को पहले तोड़ते हैं किसमें? के पेप्टोन्स में। किसमें? पेप्टोन्स में। फिर ये प्रोटीन्स किसमें जाएगा साथियों? फिर ये प्रोटीन्स यहां पे टूटती है पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड में। और लास्ट में यहां पे जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी टूट जाती भी है किसमें? देखिए अमीनो एसिड में। किसमें टूटती है? अमीनो एसिड में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि हमारे शरीर में साथियों प्रोटीन्स के टूटने से बनने वाला आखिरी पदार्थ कौन सा होगा? तो प्रोटीन्स के टूटने से बनने वाला जो आखिरी पदार्थ है, इसी पदार्थ को साथियों ने एक नाम दिया अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो प्रोटीन्स के टूटने से क्या बन जाएगा बताओ? तो प्रोटीन्स के टूटने से साथियों बनता है अमीनो अम्ल, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज जो दूसरा वाला पॉइंट देखो सर, यहां पे होता है दूध में चिकनाई। सुनो, तो एक होती है बेटा दूध में चिकनाई, ठीक है, देखो ध्यान से। तो एक होती है बेटा यहां पे दूध में चिकनाई, क्लियर सारी बातें। तो दूध में जो चिकनाई होती है, तो दूध की चिकनाई को यहां पे किसमें तोड़ दिया जाता है? ये क्वेश्चन के पूछेंगे। तो दूध की चिकनाई को यहां पे तोड़ दिया जाता है किसमें? रेजिन में। ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। चलो, तो दूध की बेटा चिकनाई को यहां पे तोड़ दिया जाता है, तो किसमें तोड़ते हैं साथियों? तो इसको यहां पे तोड़ते हैं कैजीन में। किसमें तोड़ते हैं? कैजीन में। पहले मुझे लिखने दो, फिर आपको मैं सारी की सारी बातें इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, तीसरा यहां पे साथियों हमारे पास में होता है फैट, जिसे बोलते हैं वसा, ठीक है। तो यहां पे हम देखिए जब बात करते हैं फैट के बारे में, वसा के बारे में, तो वसा को भी तोड़ा जाता है, फैट को भी यहां पे थोड़ा बहुत तोड़ा जाता है। अच्छा, फैट को किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? तो फैट को यहां पे तोड़ेंगे एक एंजाइम के माध्यम से। अब मुद्दा बनता है सर फैट किस में तोड़ दिया जाएगा? फैट को कन्वर्ट किस में करेंगे? तो फैट को साथियों हमने जो कन्वर्ट किया है, फैट को हमने जो कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्लियर सारी बातें। तो फैट को यहां पे तोड़ा जाता है किसमें? तो आंसर है ग्लिसरीन में। तो फैट को यहां पे किसमें तोड़ा जाता है साथियों? तो फैट को यहां पे तोड़ा जाता है ग्लिसरीन में। किसमें तोड़ते हैं? ग्लिसरीन में। साथ ही साथ इसको यहां पे तोड़ा जाता है फैटी एसिड में। किसमें तोड़ते हैं? फैटी एसिड में तोड़ते हैं, जिसको हम यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल बोलते हैं। चलो, अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूं साथियों, इन फैक्ट को जरा समझिएगा। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। अब जो मैं फैक्ट बता रहा हूं बेटा उसको सुनो। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में साथियों। क्या मैंने स्टमक में साथियों कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट लिखा है? क्या आपको बताओ, क्या मैंने स्टमक के अंदर साथियों कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट लिखा है? क्या बताओ जल्दी से, नहीं लिखा ना। अब देखो, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स टूटती हैं पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स टूटती है अमीनो एसिड में। किसके माध्यम से तोड़ी जाएंगे साथियों? तो इनको यहां पे तोड़ा जाएगा एक एंजाइम के माध्यम से, जिसे बोलते हैं पेप्सिन। क्लियर सारी बातें। तो पहला क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर, बताओ कि सर सबसे पहले यहां पे किस में टूटेगा? तो आंसर है पेप्सिन में टूटेगा। तो पेप्सिन जो होती है वो किसको तोड़ती है? तो आंसर है प्रोटीन्स को तोड़ती है। प्रोटीन्स का बनने वाला अंतिम उत्पाद कौन सा है? अमीनो अम्ल है। क्लियर सारी बातें। इसी अमीनो अम्ल के द्वारा, देखो ध्यान से,
इसी अमीनो अम्ल के द्वारा साथियों बहुत सारे यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं। सुनो, इसी अमीनो अम्ल के द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और इसी से हमारे शरीर का विकास होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शरीर के विकास के लिए बनने वाला मेन पदार्थ कौन सा है, तो शरीर के साथ विकास के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, तो हमारे शरीर के साथ ग्रोथ के लिए बनने वाला जो मेन यहाँ पे पदार्थ है वो अमीनो एसिड होता है। अब आप समझो कि हम जब प्रोटीन्स को खाएंगे तो प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा पेप्सिन के माध्यम से। पेप्सिन क्या करते हैं, पेप्टोन्स में तोड़ेंगे, पेप्टोन्स को तोड़ते हैं साथियों पेप्टाइड्स में, और ये टूटती किसमें, हमारे अमीनो अम्ल में। तो पेप्सिन का, तो प्रोटीन्स का लास्ट पदार्थ कौन सा होता है, तो आंसर है अमीनो एसिड होता है। और जितना ज्यादा हमारे शरीर में अमीनो एसिड होगा, हमारा शरीर उतनी ही तेज गति से डेवलप करेगा, विकास करेगा। पहली बात क्लियर हो गई है। चलो, अब दूध में देखिए चिकनाई पाई जाती है, तो दूध में साथियों पाए जाने वाली चिकनाई को तोड़ने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको यहां पे तोड़ा जाता है साथियों रेनिन के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए जाए, बताइए कि सर यहां पे कौन सा एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन, ये करता क्या है, दूध की यहां पे चिकनाई को तोड़ता है। ठीक है, दूध की यहां पे चिकनाई को तोड़ता है, इस बात को जरा समझिएगा। अब आप कहेंगे सर दूध में जो चिकनाई होती है, दूध में जो यहाँ पे चिकनाहटपन मिलता है, उसको कौन तोड़ता है, रेनिन तोड़ता है। आपको बताऊं कि रेनिन जो होती है ये यहाँ पे बच्चों में सबसे ज्यादा मिलेगी, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, बच्चों में मिलेगी। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, देखो यहां से जैसे जैसे हमारी एज साथियों बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, रेनिन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो यहाँ पे बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में साथियों यहाँ पे दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए, इसका रीजन है क्योंकि दूध पिलाने से उनके शरीर में दूध को पचाने वाले एंजाइम ही नहीं है। छोटा बच्चा यहाँ पे दूध को पचा लेता है क्योंकि छोटा बच्चा तो दूध पे निर्भर करता है, लेकिन बड़े आदमी को यदि दूध पिला दोगे ना, वो ज्यादा मात्रा में दूध पचा नहीं पाएगा, दस्त हो जाएंगे, उसको लूज मोशन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन की मात्रा कम हो जाती है। और यही रीजन है साथियों कि एक एज बढ़ने के बाद में आपको दूध और दूध से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए 30-35 साल के बाद भी आप ज्यादा मात्रा में दूध पी रहे हैं तो उससे बीमारियां ही बनेंगी, उससे आपका बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और अन्य बीमारी बढ़ सकती है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। तो दूध यहां पे ज्यादा पीना नहीं चाहिए कुछ एज के बाद में। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में उसको पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास बात करते हैं वसा के बारे में। सर वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम मिलेगा, तो वसा को पचाने के लिए साथियों यहाँ पे एंजाइम मिलता है जिसे बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं, लाइपेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर हमारे वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है जो बनेगा, तो आंसर है साथियों लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, वसा को ग्लिसरीन में और फैटी एसिड में तोड़ देगा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें किसका पाचन नहीं होता, आप खुद ही बताओ साथियों, क्या यहां पे किसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर यहां पे किसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन होती है वो नहीं होती है, मतलब स्टमक के अंदर, सुनो ध्यान से, हम जब बात करते हैं साथियों स्टमक की अमाशय में, तो स्टमक के अंदर किसका पाचन नहीं होता, तो स्टमक के अंदर साथियों कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं मिलते। क्या छोटी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है, सबके सब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां पे होगा बताओ, तो सबसे पहले प्रोटीन का जो पाचन है साथियों वो होने वाला है हमारे अमाशय के अंदर। सबसे पहले साथियों हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होगा, तो सबसे पहले भैया कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो होता है कहां पे, सलाइवा में। कहां पे होता है, सलाइवा में। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे स्टमक में होता है, आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे स्टमक में नहीं होता। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। अब बताओ जल्दी से, क्या किसी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी कहां भागे जा रहे हो आप लोग यार, आपको डेली में 2-2 क्लासेस दे रहा हूं, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस यहाँ पे अच्छी तरह से पूरा हो जाए। और हमें यहाँ पे एक बार डेप्थ नॉलेज पढ़ने की जरूरत है, एक बार पढ़ना है डेप्थ नॉलेज। अगर एक बार आपने डेप्थ से सब चीजें पढ़ डाली ना, यकीन मानिएगा दोबारा से कभी साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर अब सबके सब क्या दिक्कत है और कितना कुछ नया सीखने को मिल गया। समझ गए ना कि किसमें कौन सा काम करता है, कहां पे क्या काम करता है, बताओ। सर प्रोटीन्स को इसमें कंप्लीट नहीं होता। सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर प्रोटीन्स का क्या कंप्लीट पाचन हो जाता है, आपको बताऊं बेटा प्रोटीन्स का तकरीबन यहां पे 60 से लेके 80% तक जो पाचन है वो यहां पे हो जाता है।
लेकिन हम जब बात करते हैं सर कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट तो नहीं होता, यहां पे कंप्लीट पाचन नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर पेप्टिक अल्सर क्या है? बेटा पेप्टिक अल्सर मैंने बता तो दिया था आपको, ये होता है पेप्टिक अल्सर का इलाज क्या है बेटा? इसको इलाज नहीं है, आप बस यहाँ पे ज्यादा मात्रा में तेल वेल वाला खाना बंद कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये सारा का सारा बेटा काम कहां पे होता है? देखो ये हमने बात की है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब ये सारा का सारा काम कहां पे होता है? तो ये सारा का सारा जो काम होता है साथियों, वो होता है फंडस वाले पार्ट में। ठीक है, अब जरा समझो, देखो अब जरा समझना, बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं जो डिटेल से बता रहा हूं। देखो अब होगा क्या कि जब यहां पे स्टमक के अंदर, सुनो, जब स्टमक के अंदर यहां पे बेटा पाचन क्रिया हो जाती है, जब स्टमक के अंदर यहां पे डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसे बोलते हैं पाचन क्रिया। क्लियर सारी बातें? आप जरा यहां पे समझो जो मैं बताने वाला हूं, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो, बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट देखिए बनेगा। जब स्टमक के अंदर साथियों यहां पे पाचन क्रिया हो जाती है, जिसे बोलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो हमारा जो फूड होता है साथियों वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। मतलब भोजन जो होता है हमारा, वह अब यहाँ पे द्रव्य की अवस्था में आ जाता है, जिसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब अब हमारा जो भोजन है वो सॉलिड नहीं रहता है, वो द्रव्य हो जाता है। तो ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? तो ऐसे भोजन को साथियों कहा जाता है कायम। क्या बोलते हैं? कायम कहते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि ऐसे भोजन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे भोजन को हम बोलते हैं कायम बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर कायम की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है साथियों, वो होती है यहाँ पे 3.5 से लेके यहाँ पे हम जब बात करते हैं 2.5 के आसपास मिलती है। अब ये बताओ कि जो कायम होती है ये एसिडिक होती है, बेसिक होती है? आपको बताऊं सर, ये जो कायम होती है ये हमारे पास में होती है अम्लीय प्रभाव की। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि जो कायम होती है वो कैसी होती है साथियों? एसिडिक होती है। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूं उस फैक्ट को जरा समझना बहुत डिटेल से, आप सबके सब इस बात को अच्छी तरह से मेरे साथ में रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। मतलब मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे प्रोटीन पच गया, प्रोटीन के पचने के बाद यहाँ पे मान लीजिए दूध की चिकनाई पच जाती है, यहाँ पे फैट भी पच जाता है। तो अब भोजन हमारा जो होता है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, अब भोजन जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा उसे क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। अच्छा, कायम कैसा होता है? एसिडिक होती है, बेसिक होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने साथ ही कभी उल्टी की है, वोमिटिंग की है? वोमिटिंग मतलब उल्टी आई है आप लोगों को? उल्टी कब आती है? मान लीजिए कि आपने बहुत ठूस ठूस के खाना खा लिया, बहुत ठूस ठूस के खाना खा लिया, अनशंट कुछ भी खा लिया तुमने, पनीर भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया, दूध पी लिया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, मतलब अनशंट खाना खा लिया। अब वो खाना ना आपका शरीर समझ नहीं पा रहा, मतलब समझो ना कि हमारा स्टमक जो होता है वो समझ नहीं पा रहा ऐसा करना क्या है, पचाना है, बाहर भेजना है, वो समझ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो हमारा यहाँ पे जो स्टमक होता है वो क्या करता है साथियों? ऐसा खाना जिसको नहीं पचा सकते उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है उल्टी के माध्यम से। अब आप नोटिस करना चाहते हो कि जब भी आपको उल्टी आती है, आपको उल्टी आने का पता पहले से लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आ जाए, आप बैठे बैठे उल्टी कर दोगे, नहीं। आपको उल्टी आने से पहले आपका जी मचलाना शुरू हो जाएगा, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, होता है ना ऐसा? अब देखो क्या मैं फैक्ट बता रहा हूं, सुनो। उल्टी के आने से पहले आपके मुंह में पानी भर जाता है और हमारी जो सलाइवा होती है वो ज्यादा मात्रा में भर जाती है, मतलब हमारे मुंह में सलाइवा ज्यादा आ जाता है। वो क्यों आता है इसका रीजन समझो, क्योंकि उल्टी के अंदर से जो खाना वो कहां से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है। स्टमक के अंदर यहाँ पे कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रभाव है। अब सोचो अगर वो सारा का सारा एसिड सडनली हमारे मुंह में आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे मुंह में छाले पड़ सकते हैं, हमारा मुंह जल सकता है, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक एसिड है। तो उससे बचाने के लिए साथी होता क्या, सुनो, उससे बचाने के लिए यहां पे सबसे पहले सलाइवा आएगा। अब ये बताओ कि सलाइवा का पीएच वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है 6.8 के आसपास, मैंने बताया था। देखो तो सलाइवा जो होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 के आसपास होती है। अब खुद ही बताओ 6.8 मतलब बहुत हाई पीएच वैल्यू होती है। जब यहां पे सलाइवा हमारे मुंह में भर जाता है तो उससे हमारा उससे हमारे पीएच वैल्यू बराबर हो जाती है। मतलब जब उल्टी होगी तो उल्टी होने के कारण जो यहाँ पे एसिड हमारे साथ निकल रहा है, जो एसिड बाहर निकल रहा है, वो हमारे मुंह को जलाएगा नहीं। क्यों नहीं जलाएगा? क्योंकि हमारे पीएच वैल्यू को पहले ही मेंटेन कर दिया गया सलाइवा के द्वारा।
और इस कारण से हमारे मुंह की सुरक्षा हो जाती है। आप जब ज्यादा मात्रा में उल्टी करते हैं, आप नोटिस करना, उसके बाद आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्यों छाले पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे अंदर से आने वाला जो एसिड होता है हमारी मुंह की अंदर वाली परत को जला देता है। आप समझ गए? हमें मुंह में खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, हमें दर्द होता है, वो इसी कारण से होता है। तो आप समझ गए कि हमारी बॉडी में हर चीज बैलेंस्ड होती है कि उल्टी आने से पहले यहाँ पे मुंह के अंदर लार क्यों भर जाती है। लार इसलिए आती है, सलाइवा इसलिए आता है ताकि उल्टी के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, जो एसिड निकलता है, उससे हमारे मुंह को डैमेज थोड़ा सा कम पहुंचे। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर होगी होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब उल्टी आना साथियों एक तरह का नर्वस इश्यू होता है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे बार बार कहाँ जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, लड़कियों में बड़ी समस्या होती है, उनको मोशन सिकनेस होता है। मतलब आप जब यहाँ पे ट्रैवलिंग करते तो ट्रैवलिंग करते समय भी उल्टी आ जाती है, उसके बहुत से रीजन होते हैं। तो हमने देखिए साथियों इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लिया। अब मैं जो एक काम करता हूं, बहुत ही बड़ी तरीके से क्वेश्चंस जो है हमारे, उन क्वेश्चंस को कराता हूं। हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको जरा समझिए। देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है साथियों कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत की जाने के काम किसके द्वारा किया जाता है? कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यहाँ पे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे स्टमक को बचाता है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एसिड। और आप सबके सब इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है साथियों वो हो जाएगा यहाँ पे म्यूकस। क्या हो जाएगा? म्यूकस हो जाएगा। आप समझ गए? इसको बलगम कह दिया गया हिंदी में, लेकिन हम जब बात करते हैं तो आंसर हमारे पास में म्यूकस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से। नेक्स्ट पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में कि पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा अंग होता है जिसकी आकृति यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के बराबर होती है? मैं बता चुका हूं कि जे के बराबर किसका होता है। तो जे के बराबर साथियों जो होता है वो होता है हमारे पास में स्टमक होती है, हमारे पास में अमाशय होती है। अमाशय की मैं बात करूंगा तो इसकी आकृति जो होती है वो अंग्रेजी की जे लेटर के बराबर होती है। ठीक है, अब इस बात को जरा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुन लो ध्यान से। इसमें इसमें बेटा ये सीधे सीधे फैक्ट है। देखो ये सीधे सीधे फैक्ट बता रहा हूं, आप इस फैक्ट को यहां पे याद कर लो। एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में यहां से बन सकता है। ये रेलवेज में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बाकी एग्जामिनेशन में आ सकता है। आपने कभी गाय भैंस देखी है? तो गाय और भैंस को जरा नोटिस करना ध्यान से। आप जब भी कभी गाय और भैंस को देखते हैं तो गाय भैंस में आपको हमेशा एक चीज नजर आती है कि वो हमेशा क्या करती हैं, जो भी उनके सामने चारा डाला जाता है तो चारे को एकदम से खा लेती हैं, वो पूरा का पूरा चारा खा लेती है और फिर धीरे धीरे मुंह चलाते रहेंगी, मुंह चलाते रहेंगी, मुंह चलाते रहेंगी, है कि नहीं? तो हम जब बात करते हैं सर हुफ्ड एनिमल्स के बारे में, हुफ्ड एनिमल्स बेटा वो एनिमल्स होते हैं, देखो ध्यान से, जिनके पास में एक से ज्यादा अमाशय होते हैं। हुफ्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एक ही बार में सारा का सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। हुफ्ड एनिमल्स वो होते हैं साथियों जिनके पांव के अंदर इस प्रकार की जो खुर होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो आपसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि जितने भी हुफ्ड एनिमल्स होते हैं ये सारा का सारा यहाँ पे भोजन पहले अपने एक पेट में जमा कर लेंगे, और इस पेट को क्या कहा जाता है? इस पेट को साथियों कहा जाता है रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन कहते हैं। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि भैया रूमेन क्या होती है? तो रूमेन साथियों इनके अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पेट होता है जहां पर वो भोजन को जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में सीधी सीधे बन जाता है, बस और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बताइए हमारे पेट में इनमें से कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है जो पाचन क्रिया की में मदद करता है, जो पाचन क्रिया को बढ़ाता है? सर हमारे शरीर में कौन सा एसिड है जो बनता है, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या हमारे शरीर में साथियों नाइट्रिक अम्ल बनता है? नहीं सर, हमारे शरीर में किसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नहीं होता। ठीक है, हटा दो इसको। क्या हमारे शरीर में परक्लोरिक एसिड बनती है? हम जब बात करते हैं HClO, यहाँ पे 4 HClO3, क्या यहाँ पे बनता है? नहीं बनता। क्या हमारे शरीर में HCl बनती है? यस, ये बन जाती है। क्या H2SO4 का निर्माण होता है हमारे शरीर में? तो आंसर है नहीं होता। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बनने वाला एसिड कौन सा होता है? तो एसिड बनता है HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, कि एसिडिटी से राहत पाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल है जो किया जाता है? मैं बता चुका था कि एसिडिटी से राहत पाने के लिए साथियों हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। तो जब भी हमें यहाँ पे दवाइयां लेनी होती है हम किसका यूज करते हैं साथियों? एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड क्या होती है? जिसे अम्ल तत्व नाशक बोलते हैं। अब सुनो, इसमें साथियों हम यूज करते हैं किसका? यहाँ पे इनो का। हम यूज करते हैं साथियों किसका? देखिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं सुनते चलो सबके सब ध्यान से। हम यूज करते हैं बेटा किसका? यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। हम यूज करते हैं साथियों किसका? तो आंसर बेकिंग सोडा का। किसका? यहाँ पे बेकिंग
यहाँ पे सोडा का इस्तेमाल है जो करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होती है हमारे पास में, जिसको हम सीधी सीधी क्या बोलते हैं, NaHCO3 बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी है जो हम यहाँ पे करते हैं किसके रूप में, तो आंसर है यहाँ पे एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया। बताइए साथियों कि स्टमक का मुख्य फंक्शन क्या होने वाला है, स्टमक का मेन काम क्या होने वाला है, बताओ इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा सबके सब, जल्दी से। देखो अगर आप बात की जाए कि सर मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन बताओ सबके सब जल्दी से। सर फूड का यहां पे मैकेनिकल डाइजेशन करना, प्रोटीन का पाचन शुरू करना, वसा का पाचन शुरू करना, या ग्लूकोज का यहां पे अवशोषण करना। अब पूछा गया सर मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन देखो आप ये जानते हैं सर सबसे पहले यहां पे प्रोटीन्स का जो पाचन होता है वो कहां से होता है, तो सबसे मेन काम तो यही है कि हमारे शरीर में साथियों सबसे पहले, सुनो ध्यान से, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां पे होगा। देखो तो आपको बताऊं कि सबसे पहले देखो प्रोटीन्स का जो सबसे पहले पाचन है, सबसे पहले पाचन, तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहां पे शुरू होता है, तो सबसे पहले साथियों जो पाचन की शुरुआत होती है प्रोटीन्स की, वो होती है कहां पर, अमाशय में। क्लियर सारी बातें। ये फैक्ट आप गलती से भी गलत मत करना, पहले बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछे भैया बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का बेटा पाचन होता है हमारे शरीर में कहां पे, लार में, सलाइवा के अंदर। इसको जरा समझिएगा। सर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है, मैं आपको बता दूं, हमारे घरों में साथियों हम इनो का यूज करते हैं। एक्चुअल में हमारे इंडिया में इनो का यूज किया जाता है, लेकिन जो जो विदेश में रहने वाले लोग होते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, लंदन वंदन में रहने वाले जो लोग होते हैं साथियों, वो यहाँ पे पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है इसको साथियों कहते हैं यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन है वो यहाँ पे करते हैं वो लोग। ठीक है, हमारे भारत में इनो का यूज करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं हमारे भारत के वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। एक चीज मैं बता दूं, सुनो, इनो बनाने वाली कंपनी ने साथियों कभी भी नहीं सोचा होगा कि इनकी शक्तियों का इस्तेमाल गलत रूप से किया जाएगा। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, हमारे शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए। लेकिन हमारे घर में साथियों हम यूज करते हैं इसका किसमें बनाने में, ढोकला बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, बेसन को बनाने में। मतलब इनो के शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो गलत किया जा रहा है। आप में से कुछ यहाँ पे लड़कियां भी होंगी, आपको बताऊं लड़कों सुनो ध्यान से, जो काले रंग के लड़के होते हैं ना वो अपने को गोरा कर सकते हैं। यस, ये जो इनो होता है साथियों आपके शरीर की, आपकी त्वचा के रंग को निखारता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़े से काले हैं, आपका कलर यहाँ पे टैन हो चुका है, आप इसकी बड़ी तरह से मालिश करिए, आपका कलर यहाँ पे गोरा हो जाएगा। सीक्रेट बता रहा हूं एकदम से, इसको बता मत देना बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, तो इनो का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, बहुत प्यारा फैक्ट है ये, पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चन है साथियों कि हम जब बात करते हैं साथियों स्टमक से निकलने वाले यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को, मतलब स्टमक से, देखो होता क्या साथियों, स्टमक से निकलने वाला जो भोजन होता है इसमें पाचन क्रिया तो हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है सर स्टमक से निकलने वाला जो भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको मैं बता चुका हूं सीधी सीधी, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सारी बातें। अच्छा बोलस कहां से निकलती है, तो बोलस भैया निकलती है सलाइवा से। कहां से निकलती है, सलाइवा से। पूछेंगे भैया कायल कहां से निकलती है, तो कायल भैया निकलती है छोटी आंत से। कहां से निकलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है। तो ये छोटा सा फैक्ट है, पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, गलतियां मत करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा यहाँ पे हार्मोन है जो यहाँ पे निकलता है, कहां से निकलता है साथियों, अमाशय से निकलता है। अब ये जो फैक्ट बता रहा हूं ना बालक, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझना। बताओ सबके सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। बताइए इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। सुनो, कौन सा हार्मोन है साथियों जो निकलता है, देखो मैं बता दूं, ये जो फैक्ट पूछा गया ना, ये फैक्ट आप सीधी सीधी क्वेश्चंस के थ्रू समझना। देखो इंसुलिन की मैं बात बता, पहले मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, सुनो सबकी सब ध्यान से। बेटा इंसुलिन जो निकलती है वो निकलती है पैंक्रियास से। अब ये पढ़ोगे मेरे साथ में कि जो हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला ये जो अग्न्याशय होता है, यहां से निकलती है इंसुलिन। ठीक है, गैस्ट्रीन जो होती है
वो निकलती है कहां से, वो निकलती है स्टमक से। कहां से निकलती है, स्टमक से। ट्रिप्सिन जो होता है साथियों, वो निकलता है पेंक्रियास से। कहां से निकलता है, पेंक्रियास से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। और ग्लूकेगॉन भी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, ये भी निकलती है साथियों पेंक्रियास से। तो यहां से पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो यहां पे अमाशय से निकलता है, तो आंसर है गैस्ट्रीन। अब सुनो सबके सब ध्यान से, इसका काम क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं है। गैस्ट्रिन की हम जब बात करेंगे तो ये साथियों यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि इसका मेन काम क्या होता है साथियों, इसका मेन काम होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करना। मतलब जो अमाशयिक रस होता है, अमाशय से निकलने वाला जो रस होता है, तो अमाशयिक रस का जो निर्माण है, सुनो, अमाशयिक रस का जो निर्माण होता है वो कहां से किया जाता है, ये साथियों किया जाता है यहाँ पे गैस्ट्रिन नामक हार्मोन से। क्लियर सारी बातें। और इसी के अंदर मैं बता चुका था कि HCl होती है, इसी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम है जो पाए जाते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, स्टमक के अंदर यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है साथियों जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। देखो अब आप नोटिस करो कि छोटी आंत से कौन सा पार्ट जुड़ेगा, तो सर छोटी आंत से जुड़ने वाला ये हिस्सा होता है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, देखो ये हिस्सा है छोटी आंत से जुड़ेगा। और छोटी आंत से जुड़ने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है पाइलोरस से। कौन सा करता है, पाइलोरस। तो पाइलोरस क्या करता है साथियों, यहां पे छोटी आंत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जब बताइए कि पाइलोरस यहाँ पे छोटी आंत से किसके माध्यम से जुड़ेगा, तो आंसर है साथियों यहाँ पे ग्रहणी के माध्यम से, जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में, बताइए कि सर छोटी आंत का कौन सा पार्ट होता है जिससे जुड़ जाता है, तो छोटी आंत का बड़ा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और यहां पे हमारा जो अमाशय है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है साथियों। मैंने आपको यहाँ पे अमाशय के बारे में सारी की सारी बातें बता दी हैं। अब जल्दी से बताओ मुझे सबके सब कंसेप्ट के अंदर क्या यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं है, क्या यहां तक की बातें चमकी है कि नहीं चमकी, जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर सबके सब फटाफट से। जल्दी बताओ सबके सब। अब बालक मेरी बात को जरा समझना जो मैं कहने वाला हूं। देखिए हम आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है आज की क्लास के अंदर, डाउट पूछ लो। आपको मजा आया कि नहीं आया, अगर आया है तो ये बता दो। अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई कंसेप्ट में समस्या है तो वो बता दो, वो भी मैं बताने वाला हूं। अब बताओ सबके सब जल्दी से। अच्छा आप में से पहले बताओ साथियों कि जो ई बुक है आपकी, सुनो सुनो, जो ई बुक है मैं इसको यहाँ पे आज ही अपलोड करवा दूंगा। लेकिन आप ये मत समझना कि ई बुक के अंदर सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको तो भी यहाँ पे चीजें लिखनी पड़ेंगी। हाँ लेकिन ये है, आपको बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा क्लास के अंदर तो मैं ऐसी बहुत सी बातें बताता हूं जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, अब क्या डाउट है। सर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, बेटा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं वही तो बता रहा हूं, नहीं होता। सर 26 में डाउट है, बेटा 26 सही है। देखो मैकेनिकल डाइजेशन मत करना, आंसर यहां पे बिल्कुल सही रहेगा इसका। सर प्रोवाइड्स ई बुक इन इंग्लिश, ठीक है मैं दोनों में दे दूंगा आपको। और बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ मुझे सबके सब, मुझे बेटा सबके सब ये बताओ, कंसेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा वो होती है कंसेप्ट। क्या आप लोगों को बेटा यहाँ पे कंसेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बस इतना बताओ सबके सब जल्दी से। चलो ठीक है और बताओ। चलो ठीक है बालक, तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी क्लास। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, और कल भी हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारी सारी बातें मैं डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। चले, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर।